Jai Hind and welcome back to the defense days. Now we are going further from question number 1 to 150. अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और 2020 में दोनों फर्स्ट और सेकंड मिला के एक ही पेपर हुआ था ड्यू टू कोविड रीजन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अभी तक जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो पीडीएफ को प्रिंट आउट लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को खुद से 50 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें ये देखना होता है कि वो कौन से गलत किए कौन से सही किए, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ज्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। स्टैटिक इज द किंग। सभी लोग करंट अफेयर के पीछे जो है वो भागते रहते हैं, लेकिन स्टैटिक जो होता है वो किंग मेकर या क्वीन मेकर जो होता है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 90% जो है वो स्टैटिक्स के ही क्वेश्चन आते हैं, 10% ही करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली स्टैटिक्स और करंट दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस सीरीज का क्या नाम है? पीओपी, पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू या पावर ऑफ पीवाईक्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको पासिंग आउट परेड की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। पासिंग आउट परेड सीरीज का नाम ही है, पासिंग आउट परेड, जिसमें पीवाईक्यू के थ्रू आपको यहां तक, ये जो है दिख रहे हैं, यहां तक आपको ले जाने की हमारी कोशिश है, एक छोटी सी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। पैनामा कैनाल, ठीक है, ये कहा गया कि ओपन हुआ था 1940 में। ये किसको लिंक करता है, किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। अब बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। रेड सी और मेडिटेरियन सी, ये किससे जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं स्विच कैनाल से, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि स्विच कैनाल में कौन कौन से जुड़ते हैं। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये जब जुड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी, ठीक है। ये जो है ये एक मेडिटेरियन सी से जुड़ते हैं, मेडिटेरियन सी से जुड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएन चार्टर जो कि साइन किया गया था 51 ओरिजिनल मेंबर्स जो थे यूएन के 1945 में, तो एट द वो किस जगह पे साइन किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को ये साइन किया गया था। लंदन कॉन्फ्रेंस जो है ये 1941 में हुआ था, और यहाँ पे यूएन फॉर्म हुआ था, यूएन का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। हेग कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? तो ये कल्चरल प्रॉपर्टी को बचाना है, ठीक है। जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं उनको बचाना है, कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए ये हेग कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। जब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो तो कल्चरल प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें, उनको बचा के रखें, ठीक, ड्यूरिंग आर्म कन्फ्लिक्ट। और बर्लिन कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था? तो इसको हम लोग कॉन्गो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है मेंटेन किया जाता है इंडिया में, वो कितने कैटेगरीज में लैंड यूज जो है वो रखा जाता है? तो 9 कैटेगरीज में उसको रखे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग इनके नाम है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद से परमानेंट जो पास्चर और ग्रेजिंग लैंड हो गया, पास्चर लैंड, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड, पास्चर लैंड, ठीक है। फिर होता है, एक होता है फैलो लैंड, ठीक है, जो परती जमीन जिसे हम लोग कहते हैं, 1 साल तक परती छोड़ दिया जाए। उसके बाद आता है अदर देन फैलो, ठीक है, कि हम लोग वहां पे कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी का कुछ वो हो गया। उसके बाद से आता है हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे उस पे हमने घर बना लिया, ठीक है, वो करके। उसके बाद से आता है मिसलेनियस ट्री कवर, ट्री क्रॉप्स वाले लैंड होते हैं, ठीक है। फिर होता है करेंट फैलो, ठीक है, ये लैंड्स होते हैं। फिर एक होता है बैरन, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड, ठीक है। फिर होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। उसके बाद होता है नेटेरिया जोन, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रकार के जो है, ये 9 कैटेगरीज ऑफ लैंड्स होते हैं। इनके डिफिनीशंस भी वो कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है, ठीक है, इसके डिफिनीशन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। करेंट फैलो लैंड क्या है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 1 साल और एक होता है कि 5 ईयर, ठीक है।
5 इयर्स जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बिना अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। और एक होता है 1 ईयर, ठीक है, तो ये ईयर वाइज में ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है कि ड्राई लैंड फार्मिंग जो होता है इंडिया में लार्जली कन्फाइंड किस एरिया में होता है, वहां पे रेनफॉल कितना, रेनफॉल जितना कम हो, क्योंकि वो ड्राई लैंड की बात कर रहा है, तो सबसे कम क्या है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहा है, आपके माइंड से खेल रहा है, ठीक है, ये समझना है। मानसून का ड्यूरेशन जो होता है इंडिया में, वो एक एवरेज पीरियड पूछा जाए तो कितना होगा, तो 100 to 120 डेज तक मानसून पीरियड जो होता है इंडिया में होता है। साउथ वेस्ट मानसून होता है वो, ठीक है। अगली बार हो सकता है कि आपसे डायरेक्शन पूछते, तो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से है कि इसमें से कौन सा नेचुरल वेजिटेशन है साउथ ईस्ट चाइना का, साउथ ईस्ट चाइना का है तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हम एनुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ये मॉनसून फॉरेस्ट है, ठीक है। उसका से टेम्परेट, ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। एक एरिया है जिसको एक्सक्लूड किया जाएगा ड्राफ्ट प्रोन कैटेगरी से, तो क्या परसेंटेज है उसके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का शुड बी अंडर इरिगेशन, ड्राफ्ट प्रोन कैटेगरी से उसे हटाने के लिए कितने परसेंटेज जो है क्रॉप्ड एरिया जो होगा वो अंडर इरिगेशन होगा, तो 30% या उससे ज्यादा, ठीक है, तभी जो है हम उसे ड्राफ्ट प्रोन एरिया कैटेगरी से बाहर निकालेंगे। कह रहा है कौन सा इसमें से जो करंट है वो पैसिफिक ओशन में नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अगली बार कि ये पूछ दे कि इसमें कोल्ड और वार्म करंट कौन सा है, तो हम ये देख लेते हैं। ओशियो करंट जो है वो जापान के आसपास पाया जाता है, ये कोल्ड करंट है और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। अलास्का जो है वो वार्म करंट है, ये भी पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगुलास करंट, ठीक है, अगुलास जो है ये वार्म करंट है, लेकिन ये पैसिफिक में नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, इंडियन ओशन में, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में अगुलास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बार पूछ सकता है कि ये वार्म है कि कोल्ड है। कैलिफोर्निया करंट पैसिफिक में पाया जाता है और ये कोल्ड करंट है, ठीक है। अगला है लोकल विंड बताना है, कोल्ड लोकल विंड बताना है, ठीक है, इसने पूछ लिया है। तो मिस्ट्रेल है, मिस्ट्रेल जो है कोल्ड लोकल विंड है, लेकिन ये कहाँ का है, यही पूछ सकता है, फ्रांस का। इंडिया में लू, लू जो है वो इंडिया का है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। डेजर्ट वाले रीजन में जो है लू चलता है, ठीक है। यूपी में, यूपी बिहार में आप देखते हो लू, जिसमें आम का पन्ना वगैरह मिलता है, ठीक है। चिनोक जो होता है वो यूएसए और कनाडा की लोकल विंड है, ठीक है, यूएसए और कनाडा। और इसमें कोल्ड पूछा है तो बाकी सब वार्म विंड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी सब वार्म विंड होगा। तो अगली बार पूछ दे कि कौन सा वार्म विंड है, लू, चिनोक, शंटाना, ठीक है, ये दे तो ये सब वार्म विंड है, ठीक है, ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट जो है रूरल सोसाइटी में बंगाल में जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें पूछा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा जो है कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट किया किसने था, कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, ठीक है। जमींदारी सिस्टम भी इसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जमींदार इन्वेस्टेड कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर अलोंग लाइन टू ब्रिटिश यमन, नहीं, जमींदार तो केवल पैसा इकट्ठा करते थे ना, तो उनको पता नहीं था कि जमींदारी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ये गलत हो गया। एक ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतेदार, हाँ, जो रिच पीजेंट्स थे उन्हें हम जोतेदार कहते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जमींदार और जोतेदार दो अलग अलग हैं। वो सक्सीड करते हैं इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन द विलेज, विलेज में अपनी पकड़ बनाते हैं और कंसोलिडेट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये उकसाते थे कि आप जो है जमींदार को, जमींदार को जो है वो पैसे ना दें, ठीक है, क्योंकि इससे इनका फायदा था, क्योंकि इन्हें एग्रीकल्चर लेबरर मिल जाते थे, ठीक है, और गांव में इनकी साख होती थी, ठीक है। रॉयट्स जो है वो स्मॉल फार्मर को बोला जाता है, ठीक है। प्रपोज प्रॉस्पर्ड एज ए रिजल्ट, नहीं, जब फिक्स्ड रेवेन्यू हो गया लिविंग इम्पोज्ड ऑन देम, ठीक है, इसमें होता क्या था कि जो ये जमींदार थे वो अर्बन एरियाज में जाकर रहने लगते थे, ठीक है, और जोतेदार तो वहीं रहते थे रूरल बैकग्राउंड में, ठीक है, जहाँ खेत है वहीं रहते थे, तो लोग जोतेदार की ज्यादा सुनते थे, जमींदार की कम सुनते थे, ठीक है। अर्बन एरियाज में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ये चले जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए रॉयट्स प्रॉस्पर तो नहीं होंगे, क्योंकि ये किस जिसको दे के गए वो भी पैसा वसूलेगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ
कलेक्टरेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फॉर एक्सरसाइज सुपरविजरी कंट्रोल ऑफ जमींदार फेल टू टेक ऑफ, नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं लाया गया था। कौन सा सही है इसमें? रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जोड़ा गया है। रिवॉल्ट केयरफुली, भाई केयरफुली कहीं नहीं ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, और प्लान तो नहीं किया गया था। रूमर्स एंड प्रोफिशियस डिड नॉट प्ले, भाई ऐसा कुछ नहीं है, रूमर्स ने तो प्ले किया था, ताकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी जो है बंदूक में, जो राइफल थी उसमें है, तो ये तो प्ले किया था, ये भी गलत हो जाएगा। रेबल प्रोक्लेम इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड, हाँ, ये रेबल जो है वो प्रोक्लेम किए थे इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, ये सही है। ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजिली कंट्रोलिंग द रेबल, नहीं, आसानी से तो नहीं कंट्रोल में आए थे, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा इसमें जो है पंचशील प्रिंसिपल नहीं है, देखो प्रिंसिपल में PLE है, ठीक है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और PAL हमने बोला था, पाल सर है हमारे जो प्रिंसिपल थे, तो इसका मतलब होता है जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, तो ये ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक में ये दे देता है। अब क्या कह रहा है आगे, कौन सा पंचशील नहीं है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये है, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी इंटीग्रिटी, ये है, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी की भी बात इसमें करता है, ठीक है, तो ये भी है, ठीक है। न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये भी है, ठीक है। अच्छा, ये 3 हो गए, 2 और बचते हैं, तो इसमें क्या है, जो 2 और बचते हैं उसमें है एक इक्वेलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये हो गया, और 5वां हो जाएगा नॉन म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला है दामिनी को, राजमहल हिल एरिया जो था, दामिनी को क्या था, ठीक है, तो ये है एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ द संथाल्स, ठीक है, तो ये, अच्छा, पर्सियन टर्म है दामिनी को, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्कर्ट्स ऑफ द हिल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये संथाल में डिमार्केटेड और डिक्लेयर्ड एरिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अभिनव भारत जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी रिवोल्यूशनरीज की, 1904 में ये ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये किसने किया था? तो बीडी सावरकर, ठीक है, बीडी सावरकर ने किया था, और एक और था फ्री ट्रेड सोसाइटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है प्रिंसिपल जो कि फ्रेम करता है नए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरली दो नॉट सोलली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस देमसेल्फ वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड इन द, ठीक है, कि नए कॉन्स्टिट्यूशन को आप बनाएंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, प्राइमरली जो है स्लोली नहीं है, ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस, कि इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बनाएंगे, ठीक है, तो ये कहाँ आता है? तो ये आता है अगस्त ऑफर, जिसमें लिलिथको जो होता है 8 अगस्त 1940 को लेके आता है, कि उसमें मोस्टली जो होगा वो इंडियंस ही अपना खुद का जो है अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। लिलिथो के टाइम पे क्रिप्स प्रपोजल भी आता है, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल जो होता है वो मार्च में आता है, ठीक है, मार्च 1942, तो ये भी इस टाइम पे भी कौन वायसराय है हमारा? तो लिनलिथगो है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 आता है तब कौन था हमारा वायसराय? तो विलिंगडन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है तो हमारे कौन थे उस टाइम पे वायसराय? तो वेबल थे। और देश की जब इंडिपेंडेंस की बात आती है, ठीक है, तो माउंट बेटन वहां बन जाते हैं, और सी राजगोपालाचार्य जो है वो पहले और आखिरी, ठीक है, ये हमारे इंडियन जो है वायसराय होते हैं, ठीक है, इंडियन होते हैं पहले और आखिरी वायसराय, ठीक है, तो ध्यान रखना। अ, बगलिहार, दुल्हस्ती और सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं किस नदी पे? तो ये चेनाब नदी पे ये डेवलप किए गए हैं, कहाँ पे? जेन के। उसके बाद से कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बोल रहा है, कौन सा सही है? आइडिया है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये यूनेस्को में स्टार्ट किया गया था 1973-74 में, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, ये भी सही है। ऑल बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में, ऑल वर्ड है, यहाँ पे थोड़े कान खड़े होने चाहिए आपको, वो सब के सब जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर यूनेस्को में शामिल है, नहीं, 13 जो है 18 में से वो शामिल है। 13th नंबर पे कौन शामिल हुआ है? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? ऑफ हिमाचल, ठीक है, तो ये 13 हुए हैं, जिसमें कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल का वो भी शामिल हुआ है, तो 1 and 2 होगा, 3 नहीं होगा। इसमें कह रहा है कौन सा मेजर इन्वायरमेंटल इशू है ईस्टर्न कनाडा में? ईस्टर्न कनाडा में पूछा है कि कौन सा मेजर जो है, तो एसिड प्रेसिपिटेशन, ठीक है,
मतलब एसिड प्रिसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका पीएच वैल्यू लेस देन 5.7। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा माउंटेन जो होता है वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में लाई करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं केकसस। ठीक है, केकसस जो होता है वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद से ये एपेनाइन जो है वो इटली का है। ठीक है, और ये ईरान का है एल्ब्रुज। ठीक है, कैरपेथियंस जो है वो यूरोप के हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। कौन सा इसमें कंट्री जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं देती है सी या ओशंस को, तो अर्मेनिया है। अर्मेनिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, तो ये हमें ध्यान रखना है, लैंडलॉक नेशन है। अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी में उसका एक्सेस है। ठीक है, जॉर्डन का कहाँ एक्सेस है, इसका एक्सेस है डेड सी में। सीरिया का मेडिटेरियन में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनकेंडेंसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है जो फिलामेंट होता है। क्यों भाई टंगस्टन से क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। बायोमास जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। गोबर गैस जो होता है प्रोड्यूस होता है जब काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट और सीवेज जो है उन्हें अलाउ किया जाता है डिकम्पोज करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है। बायोगैस जनरेशन जो होता है रिड्यूस करता है सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन को, ये भी सही है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है तो किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस तो करेगा ही। उसके बाद है हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो। नहीं भाई, वेरी लो नहीं होता है, या तो वो सीधा लो दे देता, वेरी लो का क्या मतलब है, तो ये गलत। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। ठीक है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज, तो उसे हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में जो सराउंड करता है मेम्ब्रेन रीजन को उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये ध्यान रखना। दो इक्वल रेजिस्टर्स है आर और उन्हें पैरेलली कनेक्ट किया गया है, और एक बैटरी है 12 वोल्ट की। ठीक है, कनेक्ट किया गया है इस कॉम्बिनेशन में पैरेलली। ठीक है, तो पैरेलली ध्यान रखना कि पैरेलल कनेक्शन है। एक डीसी करंट जो है वो 100 माइक्रो एम्पियर का जो है वो फ्लो किया जा रहा है सर्किट में, जो कि नीचे दिखाया गया है। तो आर की वैल्यू पूछा है कि आर की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 12 वोल्ट है वोल्टेज। ठीक है, और करंट कितना दिया है, 100 माइक्रो एम्पियर, तो वो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब हमारा नेट क्या होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो R1, और दोनों बराबर है तो ये भी R1। ठीक है, कह रहा है ना दो इक्वल रजिस्टर है। ठीक है, तो दोनों R1 R1 हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1+1, तो यहाँ पे 2/R1, 1/R नेट। तो यहाँ से हम इसको क्या निकाल लेंगे, R नेट इक्वल टू R1/2। ठीक है, आधा हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ है, सबको मालूम है, इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। वोल्टेज कितना था यहाँ पे, 12। ठीक है, 12/I कितना है, 100 इंटू 10⁻³ था, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। ये -3 है, जैसे हम इसको 1/10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। ठीक है, तो यही 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 यहाँ पे फॉलो हुआ है, तो -3 नीचे था हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब हम इसे कटा देंगे तो ये R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 240 एम्पियर। ठीक है, ये बचेगा कटने पिटने के बाद। कैसे, यहां से हमारा आएगा 120, एक बच जाएगा, बाकी सब ये खत्म। ठीक है, 120 यहां से आ जाएगा, लेकिन दो है। ठीक है, तो दोनों को हम फिर इसमें 2 से वो करके 240 ये निकाल देंगे। अगला कह रहा है कौन सा जो है इसमें यूनिट नहीं है एनर्जी का, तो ये, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, ये फोर्स है, बाकी सब जो है एनर्जी के यूनिट है, जूल, वाट आवर, न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास, मास केजी हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा है, तो ये फोर्स का यूनिट है। कौन सा इसमें प्लांट टिश्यू जो है उसके डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा के हैं,
ठीक है। कोलिनकाइमा जो होता है वो सपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है, ये डेड सेल नहीं होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा जो होता है वो थिन वॉल्ड सेल होता है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जहां पे इमेज जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक। अब अब ये पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट है जो आई डोनेशन में यूज होता है, तो कॉर्निया, ठीक है। जब हम आई डोनेट करते हैं तो कॉर्निया यूज होता है, क्यों भाई, क्योंकि कॉर्निया जो होता है वो लाइट को एंटर करने देता है, इसका काम यही है, लाइट एंटर करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से इरिज है, इसका क्या काम है भाई, तो ये कंट्रोल करता है, मसल कंट्रोल है इसका, द साइज ऑफ पपिल पे, ठीक है। और पपिल का काम क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर करने देगा। देखे होगे कि जो धूप में हम जब निकलते हैं तो हमारे पपिल्स जो होते हैं, जो आंखों के ऊपर हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अंधेरे में आते ही वो फैल जाते हैं, मसल्स कंट्रैक्ट और जो हो जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी आई डोनेशन में कॉर्निया का यूज होता है। कैटिलेज जो होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो लेरेनिक्स में पाया जाता है, नोज और ईयर में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसमें एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दो प्लैनेट हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं सन को सर्कुलर ऑर्बिट में, उनका रेडियस जो है ऑर्बिट का R1 का R है और R2 का 4R है। तो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। हमने देखा है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। तो T1/T2 इक्वल टू R1/R2, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 का क्यूब करोगे तो 64, ठीक है, इक्वल टू T1/T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मेटॉलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 20 एम्पियर है, ठीक है। उसको कट किया जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, उसके लेंथ में, और ये पार्ट जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। तो रेजिस्टेंस बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब सबसे पहले कि आर हमारा 20 एम्पियर दिया है, अब कह रहा है कि दो इक्वल पार्ट में इसको कट किया गया, मतलब क्या हो गया, 10 एम्पियर ईच, ठीक है। अब कह रहा है आकि उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, तो आर नेट क्या हो जाएगा, 1/R1 R2 दोनों 10 है, तो 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/10 इक्वल टू 1/5। अब 1/5 हो गया, अब आर नेट इन्वर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर, ठीक। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि इस इमेज को देखो, प्रोटॉन्स जो है ये आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक प्रोटॉन इंटर कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे, जो कि ऊपर दिखाया गया है। तो डायरेक्शन जो होगा फोर्स का प्रोटॉन पे वो कैसा लगेगा, ठीक है। तो हमें मालूम है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ठीक है, जो हमारा थंब होता है वो वो किधर इशारा कर रहा है, वो फोर्स को बताता है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है वो हम किधर बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। उसके बाद से जो हमारी मिडिल फिंगर होती है या फिर सेकंड फिंगर हम उसे कहें, तो वो किधर इशारा करती है, वो करती है करंट, ठीक है। तो कह रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन पूछा है इसमें, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो थंब बताएगा, तो थंब क्या बोलेगा, इनटू द पेज, ठीक है। उसमें आप जब लेफ्ट हैंड फिंगर का रूल बनाओगे तो वो इनटू द पेज जो है फोर्स का डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, थंब की तरफ। उसके बाद से अगला है, कौन सा स्टेटमेंट जो है साउंड के लिए वो सही नहीं है, साउंड ट्रेवल करता है स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, ठीक है। साउंड वेव आर ट्रांसवर्सिव नहीं, टी से शुरू हो रहा है ना, तो ये लाइट वेव का होगा, ठीक है। टी टी उठाओ फिर ट्रांसवर्स बना दो, ठीक है, हमने कई बार पीवाईक्यू में देख लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा। साउंड वेव ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। आप देखो, अब जैसे तुम्हें मान लो नहीं मालूम है,
तुम 50-50 पे कैसे पहुंचोगे? साउंड ट्रेवल फास्टर इन द मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, बिल्कुल सही बात है। कैसे मैंने 1 and D मान लिया? क्योंकि या तो ट्रांसवर्स वेव होगा या लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। तो यहाँ पे आ गए हम 50-50 पे, जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये समझना है। साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव जो होता है लाइट वेव होता है, ये हमें समझ के चलना है। फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, क्यों? क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए, साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, अब इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। ठीक है, लाइट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है। अब अगला अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। लाइट जो होता है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का, उसे हम इम्पेंजेस करते हैं परपेंडिकुलर ऑन ए टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज हाफ। एरिया जो है उसका आधा कर दिया जाए तो रेडिएशन फोर्स जो होगा वो कितना होगा? जब एरिया आधा हो गया तो रेडिएशन फोर्स कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आता है तो करंट जो होता है उसमें, सर्किट में वो क्या होता है? करंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है तुरंत। ठीक है, ये हमें कहाँ पे हम देखते हैं? सेफ्टी फ्यूज में। सेफ्टी फ्यूज जो हमारे घरों में लगे रहते हैं वहां पे ये जो करंट जो होता है वो तुरंत होके और सेफ्टी फ्यूज जो है वो सबको डाउन कर देता है। कौन से टाइप का रेडिएशन जो है वो स्मॉलेस्ट वेव लेंथ जो है वो हमें पाता है? तो इसके लिए हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए याद करने का एक ट्रिक है, गामा एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, अब गामा एक्स यू वी इन माई रेंज हो गया। अब एक्स से क्या है? एक्स से हमारा एक्सरे है, यू से हमारा क्या हो जाएगा? यूवी रे। ठीक है, वी से विजुअल। ठीक है, इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद से एम से माइक्रोवेव। ठीक है, रेंज में से क्या हो जाएगा? रेडियो वेव। ठीक है, गामा एक्स यूवी इन माई रेंज। ठीक है, अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें वेवलेंथ जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा या फिर एनर्जी इंक्रीज करेगा। इसको कैसे याद रखोगे? गामा बाबा है, ठीक है, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एनर्जी या फ्रीक्वेंसी और नीचे वेवलेंथ। ठीक है, ये गामा एक्सयूवी इन माई रेंज, ये लिख लो, ये हर साल एक क्वेश्चन दे जाएगा। कौन सा इसमें जो है कंपोनेंट नहीं है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? ठीक है, तो सर्विक्स। ठीक है, ये नहीं है। ये क्या करता है? ये देता है पासेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये फीमेल ऑर्गन्स में पाया जाता है। अगला है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। सर्किट में जो है वो करने के लिए गैलेनोमीटर का यूज होता है। ये बहुत स्मॉल स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, रिफ्रेक्टोमीटर जो है उससे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नापे जाते हैं। ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मेजर होता है। विस्कोमीटर क्या होता है? ये विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। डिफ्रेक्टोमीटर क्या होता है? ये डिफ्रेक्शन को मेजर करता है। कौन सा इसमें जो है लार्जेस्ट कंपोजिशन है बायोगैस का? तो बायोगैस में मीथेन जो होता है 75% होता है और CO2 जो होता है 25% होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से रिन्यूएबल सोर्स है, हमने ऊपर अभी एक बायोगैस पे क्वेश्चन देखा, तो उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। सन जो है रेडिस अपीयर होगा ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये फिनोमिना जो है ये कहाँ से, मतलब किस फिनोमिना को दर्शाता है? कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? तो स्कैटरिंग जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद से रिफ्लेक्शन में क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन है मिरर, जो जैसे हम खड़े होते हैं वैसे दिख जाते हैं। पेरिस्कोप, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन का नतीजा होता है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ये फेमस एग्जांपल है, रेम्बो है। ठीक है, ये जो है दो फेमस एग्जांपल है। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस जो होता है वो एंटी रिफ्लेक्शन
कोटिंग को कहते हैं, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्शन ना हो। फिर कह रहा है कि कौन सा इसमें से रीजन नहीं है डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन करोगे बिल्कुल होगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस तब भी होगा, मेंटेन सेक्रेड ग्रुप, जब आप सेक्रेड ग्रुप को मेंटेन करोगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल ये भी डिक्रीज करेगा। कौन सा इसमें से एक रीजन नहीं है कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर, तो एफॉरेस्टेशन नहीं, ठीक है। बाकी फॉरेस्ट का लॉस करोगे तो ग्राउंड वाटर कम होगा, पंपिंग करोगे ग्राउंड वाटर का एक्सेस तो भी कम होगा, लार्ज स्केल कंक्रीट बिल्डिंग बनाओगे तब भी कम होगा। एफॉरेस्टेशन, जब आप पेड़ लगाओगे तो डिप्लीशन नहीं होगा बल्कि वो इंक्रीज करेगा ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन कि एक लेंस है जिसका पावर +2 डायोप्टर, ठीक है, तो ये पावर का यूनिट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद से अब बिना बताए हमें कैसे पता चले कि लेंस कौन सा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कन्वेक्स, ये है ना, इसको उठा के बना लो पॉजिटिव। कन्वेक्स में लास्ट में एक्स आया मतलब ये किसको दर्शाता है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, जिसके साइन के आगे पॉजिटिव लगेगा वो क्या है, कन्वेक्स लेंस को दर्शाएगा, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल आपके वैसे ही चलेगा, कौन से, ये कनकेव वाले तो नहीं होंगे भाई, सिंपल सी चीज है, कनकेव वाले आपके दोनों नहीं होंगे, ठीक है, आपने तुरंत कट कर दिया, एक केवल नॉलेज रहा आपके पास, तो ये कन्वेक्स लेंस हमेशा जो होता है पावर पॉजिटिव देता है, ठीक है, और बचा जो कनकेव वो क्या देता है, निगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना, निगेटिव पावर देता है कनकेव लेंस। अब कह रहा है कौन सा इसमें सही है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, ठीक है, ये जब मीटर में हो, ठीक है, और 100/f भी होता है, कब, जब ये सेंटीमीटर में हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100/f भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है, पावर 2 डायोप्टर बोला है, तो 2 लिख लेंगे हम यहाँ पे, 1/f, तो इधर ले जाएंगे तो f इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ कितना है, 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से कभी भी जब लेंस पे और पावर पे क्वेश्चन है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लायक हो गए, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आप टैकल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट सीक्वेंसेस है ऑफ चेंज इन कलर्स व्हेन ए टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट क्लॉथ इज स्क्रब्ड बाय सोप्स एंड देन वॉश्ड विथ वाटर, पहले सोप से स्क्रब किया जाएगा फिर वाटर से, तो वो होता है येलो, रेडिश ब्राउन और फिर येलो, ठीक है। टर्मरिक प्लस बेस लिक्विड, ठीक है, ये जो है आपको बना देता है रेड, ठीक है। एसिड में क्या होता है, ब्लू रेड, और बेस में कौन सा कलर होता है, रेड टू ब्लू, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड डीडीटी इज करेक्ट, ठीक है, दोनों में क्लोरीन होता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी और डीडीटी में भी, ठीक है। और डीडीटी का फॉर्मूला क्या होता है, C14H9Cl15, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, दोनों क्लोरीन रखते हैं अपने पास। 70 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम बाइकार्बोनेट जब उसे प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेजुअली डिकम्पोजिंग दिखाया जाएगा तो यूजेबल इन बेकरी प्रोडक्ट, जो कि बेकरी प्रोडक्ट में यूजेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट जो होता है डिकम्पोजिशन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कौन सा प्रोडक्ट जो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 2NaHCO3, ठीक है। इसको जब हम वो करते हैं तो इसमें क्या होता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ये CO2 जो है हमारा मिलता है, ठीक है। जब बेकरी प्रोडक्ट हम बनाते हैं बेकरी वगैरह, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज के लिए प्रोडक्ट डिकम्पोजिट कौन सा होता है, तो ये प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, ये बन रहा है और इसके साथ CO2 जो है रिस्पॉन्सिबल। कह रहा है बेस्ट एग्जाम्पल क्या है डिसिसेंट का, ठीक है, तो सिलिका जेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये ड्राई एजेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पॉलिस्टीरीन क्या होता है, ये पॉलिथीन बैग में जो यूज होता है,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये टेबल सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है। अगला है कौन सा इसमें फर्स्ट मिनरल एसिड जो है डिस्कवर हुआ था? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सबसे पहला जो है डिस्कवर हुआ था। ठीक है। और इनऑर्गेनिक एसिड है ये। अगली बार पूछ दे कि इनऑर्गेनिक एसिड इनमें से कौन सा है तो आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये बैटरीज प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है ये फर्टिलाइजर में, एनपीके। ठीक है। हमें ध्यान रखना है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये रस्ट को रिमूवल के लिए होता है, रिमूवल ऑफ रस्ट। ठीक है। या फूड एडिटिव में भी यूज हम कर सकते हैं इसको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर्स के, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में अगर देखा जाए तो वॉशिंग सोडा। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट तो हो गया, प्लस 10H2। ठीक है। जिप्सम का क्या होगा? जिप्सम का CuSO4, सॉरी, जिप्सम का फॉर्मूला Cu से नहीं होता है, Ca होता है, CaSO4.2H2। ठीक है। ये 2H2O हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो CuSO4.5H2। ये 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट में होते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाइट विट्रॉल किसको बोलते हैं, वो भी देख लेते हैं। व्हाइट विट्रॉल किसे बोलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है? मान लो अगली बार पूछते हैं, जिंक सल्फेट डॉट 7H2। ये ध्यान रखना, इसमें 7H2O होता है। ठीक है। देख लेते हैं। पहले कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट ने 5 5, तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। ठीक है। फिर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट में 10, तो 10 जो है इसी में है, ये ऑप्शन। या फिर सीधा जिप्सम का भी वर्क केवल मालूम है कि 2H2O उसमें होते हैं, तो ये 2। तो कोई भी अगर एक भी मालूम है तो इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है दिमाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आखिर केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की बात कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एफ और पोल के बीच में रखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होगा, ये बोला। ठीक है। तो कह रहा है इमेज वर्चुअल होगा, बिल्कुल सही है। इनलार्ज और मैग्नीफाइड होगा, बिल्कुल सही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो, ये कह रहा है आकि ये फोकस है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे, और ये गया, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि इमेज जो होगा फॉर्म होगा अ, आपके इन्फिनिटी पे नहीं। इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्म होता है जब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और ये फोकस पे नहीं है, ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। ठीक है। तो ये बाहर जो है कहीं ना कहीं फॉर्म होगा। ठीक है। ये फोकस पे नहीं फॉर्म होगा। ठीक है। ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का, वो 1.46 होता है, और सेफायर का 1.77 इसने दे रखा। अब बोल रहा है वी क्यू, मतलब क्वार्ट्ज की जो स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्ट्ज वो इतनी है, वी क्यू है, और वी एस जो है स्पीड ऑफ लाइट इन सेफराइन। ठीक है। तो कौन सा बोल रहा है, कौन सा रिलेशन जो होगा इसमें सही होगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अब इसका मतलब ये है कि जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट जो होगा ज्यादा होगा, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम कम होगा। सिंपल सी बात है, ये बेसिक सा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि वी क्यू जो है
क्वार्ट्ज का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 है और सेफायर का जो है 1.77 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? तो सेफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जब सेफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड इसकी जो है कम होगी। इसका मतलब सेफायर की स्पीड कम होगी और क्वार्ट्ज की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हमने यहां तक किया। अब आपको क्या करना है, ये हमने जो प्रॉमिस किया था आज ये प्रॉमिस फुलफिल हो गया। ठीक है, हमने प्रॉमिस क्या किया था आपसे, एक बस बचता है 2025 का सेकंड। ठीक है, वो बचता है जो हमने बोला है कि एग्जाम के जो है आपके 20 दिन पहले जो है हम ये करा देंगे। तब तक आप पूरे जो है इस सीरीज को देखें, इसमें से जो ट्रिक टेक्निक से निकालें, ताकि उसमें हम सारा यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे हम पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन, उसमें मोस्टली आपको हम 50 क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको पेपर 2 में डायरेक्ट पीवाईक्यू से मिलेगा, इंग्लिश जीएस मिला के। ठीक है, इसमें मैं करंट अफेयर जो है नहीं ऐड कर रहा हूँ अभी। करंट अफेयर की अलग सी जाएगी 50 क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट आपके 200 मार्क्स जो है आएंगे अगर आप पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि करें, लेकिन तब तक आप यहाँ पे करें। हमने प्रॉमिस किया था कि मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम जो है वो 10 ईयर करेंगे। ठीक है, तो 2025 फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया था, 2020 में एक ही पेपर है, तो देखा जाए तो हम 5 ईयर कर चुके हैं, 10 पेपर अभी तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉमिस फुलफिल होता है। आगे हमें जैसे टाइम परमिट करेगा तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 ईयर्स तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ के लिए, आपको लाइक क्या करना है। देखो चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे उसकी टेंशन नहीं लेना है, लाइक आपको किसे करना है, अपनी लाइफ को। आप जब खुद की लाइफ को पसंद करेंगे तो ही दूसरे आपकी लाइफ को पसंद करेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, आपको शेयर करना है हैप्पीनेस। ठीक है, आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट जो है आपको जब मंच या माइक मिले तो बोलना है। अभी मुंह शांत रख के और अपना सर झुका के जो है काम करना है, या आपको लगे कि आपको बोलने से कुछ परिवर्तन हो रहा है तो। ठीक है, तो मंच या माइक पे। ठीक है, जैसे कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके ही बोले कि भैया मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस आपको कोर्स कंप्लीट करने से नहीं होगा। ठीक है, वो होगा कि आपको कम से कम जो है वो पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, तो उससे एक पता चले कि हमने जितना पढ़ा है यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने पूरा 11th 12th पढ़ लिया और क्वेश्चन 9th 10th के साइंस से आ रहा है, एनसीईआरटी से, कोई मतलब नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब किसे करना है, देखो बहुत से लोग हो सकते हैं कि घर छोड़ के बाहर रह रहे हो। ठीक है, देखो यार अंत में आपका एग्जाम। ठीक है, फैमिली फर्स्ट। ठीक है, ये सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप ही का एग्जाम है, आप ही जो है इसमें जो है अर्जुन है, आप ही को वो करना है। तो अपना एक सारथी चुन ले, ठीक है, जो कृष्ण हो, टीचर हो, कोई भी हो, और कहीं ना कहीं आप ही को फाइट करना पड़ेगा। आपकी जगह कोई दूसरा जाके नहीं फाइट करेगा, वो चाहे रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो, कहीं कुछ नहीं होगा। आपकी फैमिली या तो सफर करेगी। ठीक है, सफर के दो मतलब होते हैं, एक तो सफर होता है कि परेशानी झेलेगी, एक होता है कि आप उन्हें अच्छी अच्छी जगह पे घुमाओगे और बुढ़ापे में जो है बढ़िया से वो जो है किंग की और क्वीन की ट्रीटमेंट जो है माता पिता को दे सकते हो। ठीक है, आपको प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रखा गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करने की, लेकिन प्रॉमिस हमारा यहाँ फुलफिल हो जाता है। ठीक है, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। ठीक है, उसके बाद से जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, आगे हो सकता है हम कंटिन्यू करें। ठीक है, बाकी यहाँ तक हमने जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल कर दिया। थैंक यू फॉर पेशेंस।